तो एक टॉपिक हम लोगों ने देखा था ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि हिस्ट्री में ग्रेविटेशन पे हुआ क्या चीज़ है, क्यों ये ग्रेविटेशन की डिस्कवरी हुई, कैसे रहा इनका सफ़र। तो इसके जानने के पहले हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा पास्ट में, थोड़ा सा नॉलेज हमको होना चाहिए एरिस्टोटल के बारे में। किनके बारे में? एरिस्टोटल के बारे में, टॉमी के बारे में, कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो और फिर आपका न्यूटन। सबसे पहले आपके 384-322 के आसपास पे आए एरिस्टोटल, एक ग्रीक के साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट नहीं बोलना चाहिए उस समय, फिलोसफर था, फिलोसफी जो था वो चरम पे था। तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिस्टोटल जो थे वो ग्रीक फिलोसफर थे। अलेक्जेंडर आप जानते होंगे, उनके ये गुरु थे एरिस्टोटल। और इनके बाद ही आपका जो क्रिश्चियनिटी है वो आता है 300 साल बाद। तो क्रिश्चियनिटी आने के पहले 300 साल पहले एरिस्टोटल पैदा हुए थे और वो इतने विद्वान थे उस समय जितने भी व्यक्ति थे उनमें से एरिस्टोटल का नाम विद्वानों की कैटेगरी में सबसे ऊपर पे आता था। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं एरिस्टोटल ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, उनमें से एक चीज़ था जो है वो सन और अर्थ को लेकर के बात किए थे कि अभी के डेट में मॉडर्न टाइम पे हमको लगता क्या है, होता ही है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन के चारों ओर। लेकिन उस समय आज से 2300-2400 साल पहले एरिस्टोटल ने ये बोले थे कि सन भी आपका घूमता है, पृथ्वी अपनी जगह पे है। ये बात बोले थे एरिस्टोटल। और उनके बाद जो क्रिश्चियनिटी या जो भी और अलग अलग जो भी धर्म हैं उन लोगों ने अपने धर्मों में शामिल कर दिया गया था। जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल में शामिल कर लिया गया था कि आपका जो सूर्य है वो घूम रहा है और अर्थ अपने जगह पे है। तो लोग इनके बहुत बड़े फॉलोअर थे, लोग उन्हीं को मानते थे। उसके बाद एक टॉलमी आए थे आपके 165 AD पे ही, आपके मतलब इनसे 300-400 साल बाद। एक टॉलमी ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने फर्स्ट टाइम आपका क्या बनाया था, मैप भी बनाया था, ज्योग्राफर भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था। तो इनका भी जो ज्ञान था, इनके द्वारा जो कहीं भी बातें वो लिखित रूप में तो नहीं थी, पर लोगों के बीच में ऐसे चलन में था कि अरिस्टोटल ने बोला है। लेकिन उनको थ्योरी के टर्म में किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, टॉलमी ने किया कि ये टॉलमी जो है वो आपका जियोसेंट्रिक मॉडल लेकर के आया आपका क्लॉडियस टॉलमी ने, जियोसेंट्रिक थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पूरा जो आपका यूनिवर्स है वो स्फीयर फॉर्मेट पे है और उसके सेंटर पे आपका अर्थ है। सेंटर पे क्या है, आपका अर्थ है और बाकी सारा चीज़ आपका क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। अर्थ यहाँ पर है और बाकी इसके सर्कल पे या बाकी जो है वो इस डायरेक्शन पे ओवरऑल स्फीयर के टर्म पे ही क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसा कहना था इनका, क्लॉडियस टॉलमी का। इनके बाद एक व्यक्ति आए, क्लॉडियस टॉलमी के बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस का हम लोग थोड़ा सा एरा देखें तो कोपरनिकस आपको मिलेंगे किस समय में मिलेंगे, तो कोपरनिकस आपको मिलेंगे 1473 से 1543 के बीच में। मतलब आपका 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी में कोपरनिकस आए, मतलब आपके टॉलमी के 1400 साल बाद, ठीक। और एरिस्टोटल के 1800 साल बाद कोपरनिकस आए। 1400 सालों तक या 1800 सालों तक लोगों को यही लग रहा था कि सूर्य जो है वो घूम रहा है, पृथ्वी अपने सेंटर पे है। लेकिन कोपरनिकस आए, पोलैंड के फिलोसफर थे, क्लर्जी लेवल पे, चर्च पे इनका विशेष योगदान था, क्लर्जी लेवल पे आते थे, धर्म के विशेष जानकार थे ये भी। कौन? कोपरनिकस ने पहले रियलाइज़ किया, क्या रियलाइज़ किया कि ये जो हमारा जो बोल रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य, कोपरनिकस ने बोला क्या दिया, आपका हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया कि सन जो है वो सेंटर पे है और पृथ्वी और बाकी सब जो प्लेनेट है वो इसके अराउंड घूमते रहते हैं। ऐसा थ्योरी, ये थ्योरी को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल। और इनको प्रपोज किया किसने? निकोलस कोपरनिकस ने। तो उन दिनों जैसे पहले ही बताया कि एक विशेष धर्म का वहाँ पर यूरोप में बड़ा योगदान था, बड़ा वैल्यूएबल थे। उनके धर्म ग्रंथों में या जो लोग बोल दिए हैं उनको ही फॉलो करते थे। तो उनके अकॉर्डिंग हम अभी तक ये फॉलो कर रहे थे कि अर्थ सेंटर पे सूर्य जो है वो घूमता है। लेकिन कोपरनिकस ऐसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने ये बताया कि अर्थ रोटेट करता है, सन अपने जगह पे है।
और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले टाइम के आपके एनडी एग्जाम पे पूछ चुके हैं कि किन्होंने पहली बार बताया कि अर्थ जो है वो घूमता है सूर्य सेंटर पे है। तो उसमें आपके कोपरनिकस, गैलीलियो और आपका एरिस्टोटल, क्लॉडियस टॉलमी, इन सब के नाम थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, आपके कोपरनिकस थे। ठीक, दोनों की थ्योरी को एक बार कंपेयर करते हैं, जियोसेंट्रिक मॉडल और हेलियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल पे आपका सेंटर पे क्या रहा, आपका अर्थ रहा और बाकी सब चीज़ इसके अराउंड घूमते रहते हैं। लेकिन हम लोग बात की हेलियोसेंट्रिक मॉडल पे, तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल पे सन जो है वो सेंटर पे है और बाकी सारी चीज़ इसके अराउंड घूम रहे हैं। तो ये दो बेसिक मॉडल हुए, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। इसी बीच पे एक गैलीलियो की एंट्री होती है और गैलीलियो के बारे में हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि गैलीलियो की एंट्री जो होती है वो कहाँ पर होने वाली है। तो गैलीलियो जो है वो आपका 1564 से लेकर के 1642 तक। यहाँ पर केपलर का नाम पहले लिखा गया है क्योंकि केपलर जो है इनकी जो डेथ है वो पहले हो चुकी है, केपलर की डेथ। लेकिन पहले एंट्री किए हैं किसने, गैलीलियो जो है वो पहले आए हैं। एंट्री पहले जन्म गैलीलियो का हुआ है और थ्योरी भी गैलीलियो ने पहले दी है। गैलीलियो के बाद ही आपके बाद में कौन आए हैं, केपलर आए हैं। हालांकि मृत्यु गैलीलियो की पहले होती है, केपलर की बाद में होती है। तो गैलीलियो 1560 या 16 सेंचुरी की हम बात करें तो गैलीलियो जब आया तो गैलीलियो का भी कहना था, क्या कहना था कि पृथ्वी ही घूमता है। कोपरनिकस की बातों से ये पूर्ण रूप से सहमत थे कि बोल रहे हैं कि कोपरनिकस सही बोल रहे हैं कि पृथ्वी घूम रहा है, सूर्य अपने केंद्र पे है। पर उनके पास ऐसे बताने के लिए, कोपरनिकस के पास बताने के लिए ऐसा मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा चीज़ इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि उस समय जो चर्च के जो लोग थे, क्लर्जी लोग थे, वो लोग इनका विरोध कर रहे थे। और कोपरनिकस भी जो थे वो खुद भी एक क्लर्जी स्टेट को फॉलो करते थे, वो भी एक अपने क्लर्जी के ग्रुप में शामिल थे। तो अगर वो बोल रहे हैं कि सूर्य घूम रहा है तो अपने धर्म ग्रंथों के खिलाफ जा रहे हैं। और अगर वो बोल रहे हैं कि पृथ्वी घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है बोल रहे हैं, तब तो फिर अपने धर्म के साथ है। और पृथ्वी घूम रहा है बोल रहे हैं, फिर अपने धर्म के विरुद्ध है। तो ऐसे कंडीशन पे वो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि उनको अपने धर्म के विरुद्ध भी नहीं जाना था। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है गैलीलियो की। गैलीलियो ने कोपरनिकस की बातों को सुना था तो उनको लगा क्यों नहीं इस पर स्टडी किया जाए। उन्होंने स्टडी किया, पता चला, उनको भी लगा कि नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी घूम रहा है। लेकिन गैलीलियो के पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो क्लर्जी लेवल से नहीं थे। तो उन्होंने अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई, चाहे उनसे धर्म की जो धर्म से जो जुड़े लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ कैसे भी, है ना, वो अपनी सच्चाई को रखना चाहते थे। लेकिन इसी फेस में जो एक धर्म के मानने वाले लोग हैं वो उनके अगेंस्ट हो गया क्योंकि उनको लग रहा था कि ये उनके धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके धर्म में जो कही गई बातें हैं उनको झुठला रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से गैलीलियो को अपनी बात साबित करने के लिए टेलीस्कोप का सहारा लेना पड़ा। अच्छा हुआ उसी समय टेलीस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी। टेलीस्कोप की डिस्कवरी हैंस लिबर्से नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। बेसिकली ये साइंटिस्ट नहीं था, चश्मे की दुकान पे काम करने वाला एक व्यापारी था जो चश्मा बनाता था, लेंस, पावर वाले चश्मे बनाते थे, लेंस वाले चश्मे बनाते थे। तो उस लेंस के चश्मे बनाते बनाते इन्होंने एक ऐसा बना लिया, टेलीस्कोप बना लिया। बेसिकली ये तो थे जर्मनी के और बॉर्न इन जर्मनी, वर्क फॉर नीदरलैंड। तो जैसे ही ये बात गैलीलियो को पता चला तो गैलीलियो तो थे ही समझदार और इतने बुद्धिमान कि वो इनसे आगे निकल गए। तो इन्होंने क्या किया, उससे ज़्यादा पावरफुल जिस समय पहले तो पहुँचे नीदरलैंड, उनसे देखे कि कैसे काम कर रहा है, कैसे बनाना है। फिर उन्होंने अपने नॉलेज का यूज़ करके जो लिबर्से ने जो टेलीस्कोप बनाया था उससे 8 गुना और समय के साथ थोड़ा सा और पावर बढ़ाते हुए उन्होंने टेलीस्कोप बना लिया। और टेलीस्कोप बनाने के बाद फिर उन्होंने आपके जो पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जो तारों का स्टडी किया, है ना, तो उसमें इन्होंने दिखाया कि नहीं, ये है रियलिटी कि पृथ्वी जो है वो घूम रहा है। फिर चर्च के लोगों को बताया, फिर भी से चर्च के लोग इनकी बात नहीं सुने और इनके साथ साथ इनको क्या किया गया, वहाँ चर्च में इन पर मुकदमा चलाया गया कि ये जो गैलीलियो है वो लोगों को भड़का रहे हैं, धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हैं।
ठीक। तो इसके लिए इनकी पीसी चलाई गई उस समय के, ये उनके ऊपर जो केस चला है ये उनका लेटर है। फिर उनको कोर्ट पे लाया गया, कोर्ट पे उनको सज़ा दिया गया। ठीक, सज़ा मतलब ये इनका गलती प्रूफ हुआ, उनको बोला गया कि आप अपनी गलती स्वीकारो। ठीक, गलती फिर इन्होंने बोला कि हाँ मैं भाई झूठ बोल रहा हूँ, इस टाइप का है, पहले तो हम तैयार नहीं थे। फिर जैसे भी करके इनको बाइबिल उनके सामने रख करके बुलवाया गया कि नहीं मैं आपसे लोगों को नहीं बोलूँगा, ऐसी बातें नहीं करूँगा। और पहले तो गैलीलियो को फिर जेल कर दिया गया, पहले बात नहीं मानी तो गैलीलियो को जेल हो गया। और जेल में रहने की ड्यूरेशन पे इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वहाँ पर किसी से ऐसे खाने पीने में इनका कुछ रहा नहीं। वो हमेशा यही सोचते रहा कि इनको सज़ा भी हो गया था तो भी से वो जेल में बैठे बैठे सब इन्हीं सब बातों पे उनका ध्यान रहता था। फाइनली एक दिन इनको रिहा कर दिया गया इस शर्त पे कि आप जो है घर पे ही रहोगे, घर से आपको बाहर नहीं निकलना है ना। तो जैसे आज के डेट में भी होता है, किसी को सज़ा देते हैं थोड़ी सी छूट मिलती है, उस समय भी इनको सज़ा दिया गया। और सज़ा दिया गया तो बाद में जैसे इनकी तबीयत ख़राब हुई, जेल में इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब इनको जेल प्रशासन ने या बोल सकते हैं कि वहाँ के गवर्नमेंट ने इनको बरी कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन फिर भी से इनको घर में रहने के लिए सलाह दिया, सलाह नहीं परमिशन, वो क्या होना चाहिए, ऑर्डर ही दिया कि आपको घर पे ही रहना है, घर पे निकलना ही नहीं। तो ये अपने अंतिम दिनों पे घर पे ही रहे और 1642 में फाइनली इनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद 1642 में जब इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद फिर केपलर आए, न्यूटन आए, आइंस्टीन आए और धीरे धीरे एक न एक दिन पता चलना ही था। और वो दिन आगे जैसे ही ग्रेविटी आया या केपलर ने तो बताया, आगे चल कर के अभी देखते हैं बात। तो लास्ट में अब हम मॉडर्न डे में भी देख रहे हैं कि पृथ्वी घूम रहे हैं सूर्य अपने सेंटर पे। तो इस बात को मानने पे रोमन कैथोलिक जो चर्च है उनको कितने लगभग 350 साल उनको लगे। फाइनली उन्होंने 1992 पे गैलीलियो के लिए एक गिल्टी फील करते हुए माफ़ीनामा लिखा कि हम लोगों ने गैलीलियो हमको सच्चाई के मार्ग पर ले जाना चाहा, लेकिन हमने उनके साथ क्या किया। वो हमको सच बता रहा था लेकिन हमने उनके साथ क्या किया। ये माफ़ीनामा गैलीलियो के नाम से 1992 के उन्होंने एक से दिया। तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, वो किसी न किसी दिन एक निकल करके सामने आएगा ही। और गैलीलियो का इतना इंतजार रहा, हालांकि गैलीलियो हमारे बीच में आज नहीं है, उस समय भी नहीं थे जब उनको उनके लिए गिल्टी फील वाला लेटर जारी किया 1992 पे। पर जहाँ पर भी है गैलीलियो, आज हम तो जान रहे हैं गैलीलियो नहीं है, लेकिन आज के जो मॉडर्न टाइम पे जो लोग हैं वो तो जान गए कि जो गैलीलियो जो है, जिन्होंने अपना काम किया, उनका रिजल्ट कभी ना कभी उनको ज़रूर मिलेगा। उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि गैलीलियो के बाद पे एक साइंटिस्ट आए थे या एक दार्शनिक फिलोसफर आए थे, जेम्स कैपलर, जॉन कैपलर आए थे। ये भी जर्मनी के थे, एस्ट्रोलॉजर थे, मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे और राइटर ऑन म्यूजिक, इतने सारे चीज़ इस पे देखे। तो इन्होंने कुछ मोशन से रिलेटेड, प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड लॉ दिए थे। उस लॉ में 3 लॉ इन्होंने दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ ऑफ एरिया और थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स के बारे में बताए थे। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एज द सन इज सिचुएटेड ऑन द फोकस ऑफ द इलिप्स। तो इनका पहला रूल ये है, पहला लॉ ये है ऑर्बिट के बारे में कि हर जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं, जो कि गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने कहा, वही चीज़ आपके केपलर बोल रहे हैं। और इन्होंने ये बोला कि ये सर्कल पे रोटेट नहीं करते, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रोटेट करते हैं और जो सन जो है वो इलिप्स के फोकस पे रहते हैं। ये पहला लॉ इन्होंने दिया। सेकेंड लॉ एरिया के बारे में बताया, द लाइन जॉइनिंग ऑफ द प्लैनेट्स एंड सन स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। मतलब उन्होंने किसके बारे में बताया कि यहाँ से आपका, कि अगर एक पॉइंट पे आपका प्लैनेट था, हम बात करते हैं अगर
यहाँ पर हम बात करें क्या, सेकेंड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एरिया के बारे में बता रहे हैं कि एरियल वेलोसिटी की दो जगह, जैसे ये पॉइंट पे है और ये पॉइंट पे है, तो यहाँ पर ये जो लाइन ज्वाइन होगा इसका एरिया और इसका एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका इक्वल रहेगा। इसी को हम एरियल वेलोसिटी बोल रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पर आपको कम दिख रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा आपका, और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या रहेगा आपका स्लो रहेगा। ये बातें यहाँ पर से पता चल रही है, इन कैटलॉग ने बताया, इसके बारे में और बाद में स्टडी करेंगे। और थर्ड लॉ आपका पीरियड पे है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। मतलब ये आपके टी किसके बारे में, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका, तो ये ए मेजर एक्सिस है और ये आपका माइनर एक्सिस है। तो ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वाला जो रेडियस है ये ए के बारे में, यहाँ के बारे में बात कर रहा है। तो ये इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होते हैं क्या, इसका जो टाइम पीरियड है। तो ये तीनों लॉ देने के बाद थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारे कि सूर्य के अराउंड जो है वो पृथ्वी रोटेट कर रहे हैं। तो यही सब आइडिया से हमको पता चलता है कि ये जो चीज़ हुआ वो किसके कारण हुआ। आगे चल के एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आपका क्या, आप समझ गए होंगे कि ये कौन होंगे। तो ये है आपके न्यूटन। तो एक दिन सबको पता है कि एप्पल को देखते हुए उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। तो ऐसा नहीं है कि एप्पल गिरने के कारण ही ग्रेविटी में पहले से था, लेकिन उनको स्टडी किया, उनको एनालाइज किया, उनको पहचाना किसने, न्यूटन ने। तो बेसिकली आपके ये जो न्यूटन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लेकर के है। और ग्रेविटेशन क्या बोलता है, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन एनी टू बॉडीज़। किसी भी यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स जो होता है वो दुनिया का, वर्ल्ड का, या बोल सकते हैं हम यूनिवर्स का सबसे कमज़ोर फोर्स होता है। हमारे पास बहुत सारे फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, प्रेशर फोर्स है, पुश फोर्स है, पुल फोर्स है, इतने सारे मस्कुलर फोर्स है, इतने सारे फोर्स है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। इतने सारे फोर्सों में जो सबसे कमज़ोर फोर्स है वो है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स आर अटैच ईच अदर बाय द सर्टेन अमाउंट ऑफ द फोर्स। दुनिया का कोई भी चीज़, सूर्य, पृथ्वी, एक चेयर, कोई चेयर है ना, कोई भी सामान आपके आसपास में दिख रहा है तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वही जो अट्रैक्शन फोर्स है वही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको यहाँ पर अर्थ सरफेस पे या आपके आसपास जो चीज़ देख रहे हो आप, हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप कैसे कोई एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो वो अगर वो फोर्स उतना लगता तो वो अट्रैक्ट कर पाता, क्योंकि लेकिन वो फोर्स उतना लग नहीं रहा है, क्योंकि वही बताया कि क्या चीज़ वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर। तो ये होता क्या चीज़ है, किस पे डिपेंड करता है। तो इसी कड़ी में इसके जब लॉ देखेंगे तो वहाँ से हम यहाँ पर समझेंगे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है, क्या दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर इनवर्स के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर देखें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर ये होने वाला है। तो एक दो ऑब्जेक्ट ये हमें m1 और m2, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये F1 फोर्स लगा रहे हैं, ये F2 फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स की इक्वल होगी F1 और F2। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका g लग जाएगा। ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने यही देखा
पे हम बात किए थे कि इस फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी हमने फाइनली फोर्स का फार्मूला देख लिया है कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स डिपेंड कर रहा है आपके जी पे, एम पे, कैपिटल एम पे, स्मॉल एम पे और आपका आर पे। तो अगर हम बात करें, अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है वो एम एम है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास एम एम है और यहाँ पर डिस्टेंस डी है, तो उसका फोर्स आएगा एक आएगा। लेकिन जैसे एक कोई मास जो है वो डबल हो गया, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर दोनों मास डबल हो गया तो 2 टू 4, आपका जो फोर्स है वो 4 गुना हो जाएगा। अगर एक मास 3 गुना कर दिए तो 3m हो जाएगा। सपोज एक मास आपका 2m हो जाता और एक आपका 3m हो जाता, तो ये आपका 6f आ जाता, 6 गुना बढ़ जाता फोर्स। तो वैसे ही डिस्टेंस भी देखिए, दोनों मास m है, डिस्टेंस d है, तब आपका फोर्स 1 है। लेकिन जैसे ही आपका जो फोर्स वो आपने 4 गुना कम किया, तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, आपका डबल हो गया। अगर फोर्स को मैंने 4 गुना कर दिया तो डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स बढ़ने के कारण दोनों ऑब्जेक्ट पास आ गया, तो डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, आपका आधा हो जा रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से रिलेटेड आपके जो MCQs है वो आपके बन सकते हैं आपके एमबीए एग्जाम पे। दूसरा देखते हैं हम लोग जी और जी में जो रिलेशन है इसके बारे में हम बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। एक जी जो है वो आपका ग्रेविटी है, ठीक है, और कैपिटल जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी आपका। स्मॉल जी इसके टर्म में देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अर्थ है, ये अर्थ का मास जो है, ये दिख रहा है आपको अर्थ, ये अर्थ का मास हमने ले लिया कैपिटल एम, ठीक। अर्थ का मैंने ले लिया रेडियस, ये हो गया आपका कैपिटल आर। और इस अर्थ के सरफेस पे एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम। अब बताओ मुझे कि ये एक ऑब्जेक्ट हुआ और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, वो क्या आएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे है, इसका मतलब ये है कि अर्थ के जो सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है वही इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अर्थ का रेडियस होगा। तो हम बात कर सकते हैं अर्थ का रेडियस। तो इस तरीके से आपको ये दोनों के बीच में क्या मिला, ये रिलेशन मिला। अगर हाँ एक चीज़ और बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो इसका मतलब वो ग्रेविटी के कारण नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो वही चीज़ अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और वो उसमें उसका ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसका वेट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका वेट, मतलब वेट बेसिकली क्या होता है, मास को ग्रेविटी से खींचना ही क्या कहलाता है, आपका वेट कहलाता है। मीन्स W इज इक्वल टू क्या होता है आपका mg। और वेट भी आपका क्या है, एक तरीके का फोर्स ही, तो यही फोर्स तो उनको खींच रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ अपनी तरफ ग्रेविटी के कारण खींच रहे हैं, तो वो फोर्स कितना हुआ आपका एफ। ये इस इक्वेशन से देंगे। और उसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं कि जो वेट लग रहा है वो भी एक फोर्स है। तो इस तरीके से बात करें तो ये दोनों फोर्स क्या हुए, इक्वल हुए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वेट फोर्स mg इक्वल क्या होगा आपका, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इक्वल होगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए तो m इस साइड भी है, इस साइड भी, इस साइड जाएंगे तो m डिवाइडेड बाय m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्मॉल g, यहाँ पर मिलेगा कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से फाइनली G और G के बीच में रिलेशन जो हुआ वो क्या हुआ, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से जब हम कैपिटल G का वैल्यू रखें, कैपिटल M मतलब अर्थ का मास रखें और अर्थ का रेडियस रखें, तो G का जो वैल्यू है वो निकल के सामने आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं स्मॉल g को, ठीक। अब ये अच्छा कैपिटल G का जो वैल्यू है, किसका वैल्यू, कैपिटल G का वैल्यू,
ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स है, मतलब यूनिवर्स में आप कहीं पर भी जाओ, आपका कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, सब जगह एक जैसे रहेगा। आप मून के लिए, अर्थ के लिए, सन के लिए, किसी भी स्टार के लिए, किसी भी प्लैनेट के लिए कैपिटल जी की बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन स्मॉल जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा यूनिवर्स के रिस्पेक्ट, यूनिवर्स के लिए। मतलब आपका सन के लिए जो जी है वो अलग हो सकता है, अर्थ के लिए अलग हो सकता है, मून के लिए अलग हो सकता है, मार्स के लिए अलग हो सकता है, अलग अलग प्लैनेट के लिए स्मॉल जी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। इवन अर्थ पे आए तो हम अर्थ पे जी का वैल्यू लगभग एक जैसे होगा, लेकिन फिर भी से अर्थ में भी अलग अलग जगह पे जी का वैल्यू अलग अलग होगा। तो जी का वैल्यू कहाँ पर क्या होगा ये हम कैसे समझ सकते हैं, तो जब तक आपको मैथमेटिक्स की समझ नहीं होगी आप इस चीज़ को नहीं बता सकते। हम लोग ऐसे ही चीज़ों में हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, जी का वैल्यू यहाँ चेंज हो गया, यहाँ चेंज हो गया, कैसे हुआ, तो हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया, एक एक्सप्लेनेशन दिया, ये थ्योरी लेकर के आए, उससे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे जी का वैल्यू जो निकल के आया वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो जी का वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, कैपिटल जी पे, कैपिटल एम पे और कैपिटल आर पे। तो इन तीनों चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। जी के साथ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जी का वैल्यू बढ़ेगा तो स्मॉल जी का भी वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन जी का वैल्यू वो तो हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से बोले को अर्थ के लिए, सन के लिए, किसी भी जगह के लिए कैपिटल जी का वैल्यू जी होगा तो स्मॉल जी भी वही रहेगा आपका, जो जैसा चीज़ होना चाहिए। दूसरा चीज़ डिपेंड करता है मास पे, तो मास पे, अच्छा ये मास किसका है, अर्थ का मास है, तो अगर हम अर्थ की ग्रेविटी की बात करेंगे तो अर्थ का मास लेंगे, मास ऑफ अर्थ लेंगे। अगर हम मून की ग्रेविटी लेंगे तो मून की ग्रेविटी की बात करेंगे तो मून का मास लेंगे, सन की ग्रेविटी की बात करें तो सन का मास लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जिसकी ग्रेविटी निकालनी है उसका मास हमको कंसीडर वहाँ पर करना है। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एम बढ़ेगा तो जी भी बढ़ेगा, तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करें मून की बात करें, अर्थ की बात करें और सन की बात करें, तो मून से ज़्यादा मास होता है आपका अर्थ का और अर्थ से ज़्यादा मास होता है आपका सन का। तो हम यहाँ पर बात करें मून की ग्रेविटी कम रहेगी, अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी और सन की ग्रेविटी जो है वो उससे भी ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड किया इस पर। अब थर्ड चीज़ हम देखते हैं उसके रेडियस पे, किस पे बात कर रहे हैं, रेडियस पे। तो रेडियस ज़्यादा होने से ग्रेविटी क्या होगा आपका, कम होगा, उल्टा हो गया यहाँ पर, साइज ज़्यादा बड़ा हुआ तो बेसिकली ये वेट के कारण है ना। तो ओवरऑल हम सिर्फ इसी की बात नहीं करेंगे, हमको ओवरऑल ये रिलेशन देखना है, ठीक। एम और आर स्क्वायर का वैल्यू जिसका ज़्यादा बड़ा, मतलब किसका, एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मास और उसके रेडियस के स्क्वायर का हम लोग रेशियो देखेंगे, जिसका ज़्यादा होगा ग्रेविटी उसका ज़्यादा होगा। जैसे अब यहाँ पर बात करें कि सन का रेडियस ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, अर्थ का रेडियस कम है तो अर्थ का ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं, इंडिविजुअली नहीं देखना है ना। यहाँ पर मास के रिस्पेक्ट में भी मैंने बताया कि जरूरी नहीं हाँ मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है करके तो वो ऊपर हो सकता है, लेकिन नीचे के बारे में बात करें तो हमको ओवरऑल देखना पड़ेगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इफेक्ट हो सकता है आपके अर्थ पे। तो जैसे अभी मैंने बोला कि अर्थ पे भी आपका जो जी का वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, चेंज हो सकता है। चलिए अब अर्थ पे हम लोग अर्थ के शेप को देखें तो बेसिकली आपका जो अर्थ होता है वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होता है, 23.5 डिग्री पर आपका झुका हुआ है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका इक्वेटर है। तो यहाँ पर हम बात करें इक्वेटर पे बात करते हैं तो रेडियस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ये कलर डायग्राम बनेगा। इस तरीके की बात कर सकते हैं कि ये ज़्यादा
ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका इक्वेटर। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना आसान होगा कि ये जो है ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे जो ये रेडियस है ये थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, और पोल पे जो रेडियस है वो थोड़ा सा क्या है, कम। पृथ्वी जो है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है ना, तो ध्रुवों पर थोड़ी सी क्या है, पोल पर थोड़ा सा क्या हुआ, चपटा हुआ है। मतलब हम ओवरऑल अर्थ का रेडियस देखिए तो एक जैसे नहीं है, बीच में इक्वेटर पे इसका रेडियस क्या है, ज़्यादा है, और पोल पे इसका रेडियस कम है। और अभी हमने बात किया था मास तो ओवरऑल सब जगह वही है ना, अर्थ का मास, लेकिन रेडियस जहाँ पर कम रहेगा वहाँ पर क्या हो सकता है आपका, रेडियस कम। रेडियस कम मतलब आपका ग्रेविटी क्या हो सकता है, कम ही रहेगा आपका। तो इस तरीके से हम बात करें कि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम दो जगह देखते हैं, एक देखें हम क्या, इक्वेटर पे, और एक देखें हम कहाँ पर, पोल पे। तो इक्वेटर की बात करें तो रेडियस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पोल में रेडियस क्या होता है आपका, कम होता है। तो रेडियस ज़्यादा होने के कारण, अच्छा फार्मूला भी एक बार आप लिख लीजिए, G इज इक्वल टू क्या, Gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इक्वेटर पे जो जी होता है वो थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। अब पोल पे आर का वैल्यू क्या है, कम है, तो जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो और हम अर्थ की ही बात करें, अर्थ की बात करें तो जब हम इक्वेटर पे रहते हैं, कहाँ रहेंगे, इक्वेटर पे है, तो आपका जी का वैल्यू क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और जी का वैल्यू ज़्यादा होने के कारण आपका वेट क्या होता है, mg होता है। अब v का वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी जी का वैल्यू ज़्यादा है, तो वेट आपका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जी का वैल्यू उल्टा हो गया, तो इक्वेटर पे आपका रेडियस ज़्यादा है मतलब जी कम है, जी कम है तो यहाँ पर बात करें AWmg, तो जी नीचे आ रहा है, कम हो जा रहा है, तो वेट भी क्या हो जाएगा, कम। तो इक्वेटर पे आपका वेट जो रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वेट क्या हो जा रहा है आपका, वेट mg ही है, और यहाँ पर जी का वैल्यू क्या हो जा रहा है आपका, इंक्रीज हो जा रहा है। तो इंक्रीज हो जाने के कारण आपका वेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्रेविटी का असर हम देख रहे हैं किस पे, अर्थ पे देख रहे हैं। तो अर्थ पे इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होने के कारण वेट कम होता है, जबकि पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण आपका वेट यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये था आपका रेडियस पे, अर्थ पे के सरफेस पे, अर्थ के रेडियस पे कैसे आपका जो जी है वो डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसी कैटेगरी में हम एक और बात करते हैं कि अब सपोज हम अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर या नीचे की तरफ चलते हैं। अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर नीचे की तरफ चले तो क्या होगा, तो ये आपका अर्थ का सेंटर हुआ, इस अर्थ के सेंटर से आपका ये आपका रेडियस हुआ। अब सपोज पहले केस में जब हम देखे थे ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर था, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था आपका, यहाँ पर था। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है। जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर था तो उस केस पे G इज इक्वल टू क्या हो रहा था आपका, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये रिलेशन है किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर जो G का वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, G का वैल्यू। तो यहाँ पर जब हम इस पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर G का वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, मतलब अर्थ एक ऑब्जेक्ट हुआ और ये वाला जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है हमको। तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, अर्थ का रेडियस प्लस आपका ये हाइट, तो ये क्या हो गया आपका r प्लस h का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए G का वैल्यू अलग है, यहाँ पर देखिए G का वैल्यू अलग है। तो इसमें तो G m r सेम है, बट एक्स्ट्रा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जा रहा है आपका क्या, ये h, और h कहाँ पर है आपका, डिनोमिनेटर पे है। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का वैल्यू जब बढ़ता है
तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो रहा है। मीन्स अगर हम एच का वैल्यू बढ़ाएं, अगर एच का वैल्यू बढ़ाए तो इसका असर किस पे होगा? आपका जी पे होगा। और जी कैसे होगा? नीचे होगा, क्योंकि एच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। अगर एच बढ़ेगा तो जी कम होगा, अगर एच कम होगा तो जी बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्थ सरफेस के जितने ऊपर, जितने ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे, जी का वैल्यू उतना कम होते जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आपका जब अर्थ सरफेस से आप नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर भी आपका वही रिलेशन निकल करके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर भी जी का जो वैल्यू है वो कम होता है। तो अर्थ सरफेस से चाहे आप ऊपर जाओ, चाहे आप अर्थ सरफेस से नीचे आओ, जी का वैल्यू हमेशा कम होगा। तो जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगा? तो जी का वैल्यू जो होगा मैक्सिमम वो अर्थ सरफेस पे होगा, और अर्थ सरफेस पे भी जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपके पोल पे। और अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू कम कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा? आपका इक्वेटर पे। तो जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो जी का वैल्यू कम हो रहा है, तो जी का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब आपका वेट भी कम होते जाएगा। ठीक, अब अर्थ सरफेस के नीचे जाओगे तो जी का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब आपका वेट भी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। आप अर्थ सरफेस पे रहोगे तो जी आपके मैक्सिमम कंडीशन पे रहेगी, और उसमें भी मैक्सिमम कहाँ पर? आपका पोल पे। तो पोल पे आपका जो वेट है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो वेट ज़्यादा होने के ही कारण आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा उसी का ही असर है कि वहाँ पर हवा भी जो है वो थोड़ा सा नीचे खींच के आएगा ग्रेविटी के कारण, है ना। तो हवाएं, अब हम ये देखें कि ठंडी हवाएं कैसे होती है? नीचे की तरफ आती है। गर्म हवाएं किधर रहती है? ऊपर की तरफ आती है। तो इसीलिए आपका जो पोल वाला रीजन है, एक रीजन ये भी है कि वो भी आपका क्या है? एक ठंडा रीजन है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण आपके सारे एरिया जो है वो नीचे ही की तरफ, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी क्या है? ज़्यादा है। तो इसीलिए ग्रेविटी अब वहाँ पर ज़्यादा होगी। हम लोग ग्रेविटी 9.8 पे रहते हैं, अब वहाँ पर जो ग्रेविटी है अप्रॉक्स आपके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक हो जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमको वहाँ पर कैसे लगेगी? हैवी लगेगी। जो चीज़ यहाँ पर आपको वही चीज़ 9.8 लग रहा है, वो वहाँ पर आपको 10 लग रहा है। इस तरीके से ये ग्रेविटी हुआ आपका। ऊपर नीचे जाने से क्या फर्क पड़ता है? तो आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर किसी चीज़ का वेट बढ़ेगा कि कम होगा। तो आप बता सकते हो इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो वेट क्या होगा? बढ़ेगा। पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो वेट क्या होगा? कम होगा। अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर की तरफ तो आपका वेट क्या होगा? कम होगा। अर्थ से नीचे अगर आप किसी खाई में, कुएं के अंदर जा रहे हो, बोर के अंदर जा रहे हो, तो आपका वेट भी क्या होगा? आपका कम ही होगा। मैक्सिमम वेट आपका कहाँ पर होगा? आपका पोल पे होगा। तो चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। तो ये था आपका बेसिक ग्रेविटेशन से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो इसी पे बेस्ड पूछे जाएंगे। हालांकि एनडीए के एग्जाम पे आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, यही थ्योरी, यही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक चीज़ और, जो ग्रेविटी है वो बेसिकली आया कहाँ से, मतलब कैसे समझे एक तरीके से, और आया कहाँ से? जैसे शुरू में तो ग्रेविटी को समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अभी के समय में अच्छे अच्छे हमारे पास थ्योरी आ चुके हैं। उनमें से एक थ्योरी आपका मास स्पेस टाइम वाला, कि ये जो सन है वो हमको कैसे लग रहा है, या अर्थ जो है वो कैसे लग रहा है कि स्पेस में, फ्री स्पेस पे आपके रोटेट हो रहे हैं। तो जहाँ पर रोटेट हो रहे हैं वो जगह कैसे है? तो हमको लग रहा है कि वो जगह तो खाली है। तो अभी हमको लग रहा है खाली, लेकिन जैसे हमारे आसपास में एटमॉस्फेयर कुछ ना कुछ तो है। क्या है? हवा है। तो कोई चीज़ गिर रहा है तो हवा उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। और वेट ज़्यादा होने के कारण वो हवा उसको रोक नहीं पा रहा है, तो नीचे आ रहा है। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से बाहर निकल जाए तो वो जगह क्या है? आपका वैक्यूम है। ऐसे हमको लग रहा है ना। हमारे साइंस ने वैक्यूम ऐसे बोल दिया है, स्पेस में कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम है। लेकिन एक साइंस ये भी बोलता है कि यूनिवर्स जो है वो छोटे 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 पदार्थ से मिलकर बना हुआ है ना। तो वो जो वहाँ पर कुछ नहीं है उसमें भी छोटा कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को ईथर भी नाम दिया गया है। तो वो जहाँ पर है वो एकदम टीनी पार्टिकल, एकदम स्मॉल है, एयर के पार्टिकल से भी और छोटे। तो वो जिस जगह पे है वो जगह वेट के कारण क्या हो जाता है? थोड़ा सा नीचे चला जाता है। जैसे आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपने एक कपड़ा लगाया, कपड़ा आपको तो एकदम फ्लैट दिखेगा, लेकिन जैसे आप उसमें कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो जगह थोड़ा सा क्या हो जाता है?
गड्ढा हो जाता है, और उसमें अगर हम कोई दूसरा चीज़ रखेंगे तो वो उस गड्ढे की तरफ, स्लोप की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा, वो उसको खींचेगा। तो ठीक इसी तरीके से आपका जो ग्रेविटी है वो काम करता है कि ओपन स्पेस पे आपका जो सन है, जिस जगह पे सन है, तो सन के वेट के कारण वो थोड़ा सा मास स्पेस टाइम में थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो बाकी चीज़ें जो है वो अपनी तरफ उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा थ्योरी है। तो इसी थ्योरी में थोड़ा सा हम आगे की तरफ देखते हैं। तो जैसे ये सन है, तो सन का जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। सन के वेट से ज़्यादा आपका जो न्यूट्रॉन स्टार रहते हैं ना, न्यूट्रॉन तारा रहते हैं, जिससे आपके रेडियो एक्टिव वेव आपके जनरेट होते हैं, वो वाला, तो उसका जो क्या होना चाहिए, मास जो रहता है वो अर्थ के मास से, सॉरी सन के मास से आपका 1.5 से 2.5 गुना ज़्यादा रहता है, वो वहाँ पर और ज़्यादा नीचे आएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि सन से ज़्यादा ग्रेविटी वाला चीज़ क्या है, आपका न्यूट्रॉन, आपका स्टार है, न्यूट्रॉन तारा है। और उससे भी ज़्यादा ग्रेविटी वाला जो चीज़ है वो है आपका ब्लैक होल। आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा। तो ये देखो आपका ब्लैक होल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सन के, अगर कोई चीज़ यहाँ पर आएगा तो स्मूथली ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा तो एकदम फास्ट आएगा, और यहाँ पर जैसे पहुँचे तो तुरंत गायब हो गया। तो आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल के आसपास कोई आपका ऑब्जेक्ट गया तो वो गायब हो जाता है। तो कहाँ गायब हो जाता है कि ब्लैक होल की जगह पे, मतलब वो ब्लैक होल क्या है, मतलब ऐसा स्पेस जहाँ पर ग्रेविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में अभी आपको डिटेल में इस क्लास पे नहीं, जब ब्लैक होल के बारे में कभी एक वीडियो बनाएंगे उस पर आपको और अच्छे से बताएंगे। अभी आपके सिलेबस पे ब्लैक होल से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे जब जनरल साइंस का सिलेबस आएगा, उसमें जब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।